यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को और गुस्सा आता है। इस मुकदमे के लिए या मुराद सईद साहब को लाहौर FIA से क्यों रुजू करना पड़ा, इस्लामाबाद जोन में उन्होंने रुजू क्यों नहीं किया? तो टेलीफोन भी आ रहे थे, ना मालूम नंबरों से कि आप मुल्क छोड़ जाए, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। मोहसिन जमील बेग साहब बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार थे। कि मुबैना तौर पर किसी USB की भी तलाश है। तो वॉइस नोट्स मैंने सुने हैं जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमने तो बड़ी जो है ना वो पंजाबी में कहते हैं पिंज चाड़ी। वज़ीर-ए-आज़म साहब उनको शाबाश देते हैं, तुमने बड़ा अच्छा काम किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स में मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार और मेरे साथ एजाज़ सैयद हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान पाकिस्तान में बिलअमूम और इस्लामाबाद में बिलखुसूस बहुत ज़्यादा हलचल रही और दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हुई पिछले हफ्ते के दौरान। एक मीडिया हाउस के मालिक मोहसिन जमील बेग की गिरफ़्तारी और जो भी सारा मामला हुआ, और दूसरा जो मामला हुआ है कि हुकूमत ने कुछ एक आर्डीनेंस जारी किया है गुज़श्ता रोज़ ही, उसका कुछ काबीना से भी उसकी अप्रूवल के लिए फवाद चौधरी साहब के हवाले से बयान आया था। तो हम इससे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं एजाज़ सईद साहब आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि मोहसिन जमील बेग साहब की जो गिरफ़्तारी है, हमने देखा कि उसमें वो गिरफ़्तारी हुई, फिर उसको सेशन जज ने, एडिशनल सेशन जज ने उसको उन इक़दाम को गलत भी करार दिया। फिर पता चला कि सेशन जज साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ इन्होंने नारा लगाया हुकूमत ने कि जी हम उनके खिलाफ रेफरेंस में जा रहे हैं। फिर वो पीछे हट गई। फिर पता चला कि कोई और साफ़ियों की भी फहरिस्त बनी है और मोहसिन जमील बेग साहब के घर भी पता लगा कि 5-6 दफ़ा उसके बाद भी छापे मारे जा चुके हैं। ये सारी कहानी क्या और इस वक्त ये मामला किस स्टेज पर है? राजा बहुत बहुत शुक्रिया। 16 फरवरी 2022 को जब मोहसिन जमील बेग के घर पे FIA टीम गई तो उसके थोड़ी देर बाद मैं भी वहाँ पे मौजूद था। पहली बात यह है कि मोहसिन जमील बेग साहब ज़ाती तौर पे एक कारोबारी शख्सियत है और उनकी एक बिज़नेस का भी प्रॉपर्टी का भी बिज़नेस है और साथ साथ एक स्टील मिल भी है। और इन दो बिजनेसेस के अलावा उनके पास एक उर्दू रोज़नामा जना और ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी, वो उसके भी चीफ एडिटर या उसके भी मालिक या शराकतदार हैं। इनके घर पे जो छापा मारा गया है इसका एक पूरा पस मंज़र है। पस मंज़र ये है कि मोहसिन जमील बेग साहब खुद अनटिल रिसेंटली वो इमरान खान साहब के बड़े करीबी दोस्तों में शुमार होते थे। इतने करीबी दोस्त थे कि इमरान खान साहब फ़ोन करते थे मोहसिन जमील बेग साहब को कि बेग साहब मैंने खाना खाना है तो आप खाना तैयार करवाएं। तो ये जो इनका F8 वाला घर है, F8 वाला, इमरान खान साहब बैसीत वज़ीर-ए-आज़म भी यहाँ पर आए हैं और बैसीत अपोजिशन लीडर भी यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आके खाना खाते रहे। दोस्ती इतनी ज़्यादा थी। कुछ एक और एग्जांपल भी दूँ कि इमरान खान साहब को बाज़ औक़ात जब जहाज़ की ज़रूरत पड़ती थी, जहांगीर तरीन का जहाज़ दस्तयाब ना होता, तो ये मोहसिन जमील बेग साहब थे जिनको फ़ोन किया जाता था कि बेग साहब हेलीकॉप्टर चाहिए या जहाज़ चाहिए। तो मोहसिन जमील बेग मलिक रियाज जो बैरिया टाउन के हैं, इनके ज़रिए या और दोस्तों की मदद लेके जहाज़ का बंदोबस्त किया करते थे। आपको याद हो इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो ये इंडिया में कलकत्ता में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैच देखने गए थे। तो तब भी ये मोहसिन जमील बेग को ही उन्होंने फ़ोन किया था और इन्होंने जहाज़ का बंदोबस्त किया था। तो ये इंडिया में कलकत्ता गए थे और वहाँ पर इन्होंने मैच देखा था जो पाकिस्तान और ग़ालिबन पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये मैच था। तो दोनों की जो दोस्ती है वो इतनी ज़्यादा करीब थी, बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था, वास्ता था। जो इमरान खान साहब की जो प्रोपेगेंडा कैंपेन चली अपोजिशन के ख़िलाफ़ या सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, उसमें भी मरकज़ी किरदार मोहसिन जमील बेग साहब अदा किया करते थे। फिर इनके दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा हुए। हुकूमत में जब ये थे तो इख्तिलाफ़ात जब पैदा हुए तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है, इन्होंने मोहसिन जमील बेग को निशाना बनाना शुरू किया। इल्ज़ाम इन पे आयद किया गया कि ये कोई ठेका लेना चाहते थे, कोई रशिया की कोई कंपनी है उसको कोई ठेका दिलवाना चाहते थे और वो नहीं मिला तो इसलिए ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे तनकीद करते हैं या हुकूमत पे तनकीद करते हैं। असल में मोहसिन जमील बेग से जो इख्तिलाफ़ात हुए इमरान खान के, वो इस वजह से हुए कि मोहसिन जमील बेग साहब ने 1-2 टेलीविज़न शोज़ में ये कहा कि वो मायूस हुए हैं मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। ये बात इमरान खान साहब को पसंद नहीं आई। कोई दूसरा कहे तो उस पर इतना गुस्सा नहीं आता, जब कोई अपना करीबी कहे तो उस पर ज़्यादा गुस्सा आता है और यही कुछ हुआ। मोहसिन जमील बेग साहब का एक और तारफ़ ये है कि ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ रखते हैं।
और ये आज का नहीं, ये बहुत पुराना ताल्लुक़ है इनका, कम अज़ कम 2-2.5 दहाइयों के ऊपर मुश्तमिल ये ताल्लुक़ है। तो इमरान खान साहब जब नाराज़ हुए तो सोशल मीडिया ने इन पे तनकीद का निशाना बनाया। जो रशियन कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से मैंने बात की, रशियन कंपनी के हवाले से, वो रशियन कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गालबन स्टील मिल का था या कोई और था, मैं उसको मिक्स कर रहा हूँ। तो वो ये नहीं है कि दिलवाना चाहते थे, वो कॉन्ट्रैक्ट उसी कंपनी को मिला भी, वो मिला भी इस कंपनी पे, और वो शायद मेरिट पे था। ये नहीं है कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जो उनके अलावा किसी को मिलता ना। वो कंपनी उन कंपनियों में शुमार होती थी जो बेहतरीन काम करती थी, और इसलिए इसी हुकूमत ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो जब सोशल मीडिया टीमों ने मोहसिन बेग साहब की पर तनकीद करना शुरू की, तो इन्होंने डायरेक्ट इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी। अब यहाँ पे मसला ख़राब हो जाता है, यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को और गुस्सा आता है, और वो जो अलैग सलैग थी, राब्ता था, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और फिर आ जाता है गरीदा फ़ारूकी साहबा का प्रोग्राम, जो कि गालबन फरवरी के दूसरे हफ्ते में होता है, मेरा 12-13 फरवरी या शायद 14 फरवरी में होता है, जिसमें ज़ुमानी को गुफ्तगू होती है। और वो गुफ्तगू भी कोई इतनी काबिल एतराज़ नहीं थी। मेरे ख्याल में वफाकी वज़ीर जो मुराद सईद है, उन्होंने ओवर रिएक्ट किया। जब वो मुकदमा दायर किया, तो मुकदमा दायर होता है लाहौर में सुबह 9 बजे पीका और पाकिस्तान पीनल कोड के तहत, और 9:15 साढ़े 9 बजे टीम इनके घर पे आ जाती है। और इन्होंने जिस तरह से रिएक्ट किया, जिस तरह से गन निकाली, इनके बेटे से मेरी वहाँ पे बात हुई, हमज़ा से, उन्होंने बताया कि जी हम इब्तिदा में समझे कि कुछ और है, और इसलिए हमने गन निकाल ली। लेकिन गन निकालना या बाहर आना ये तो कोई काबिल एतराज़ बात नहीं, लेकिन किसी एहलकार को तशद्दुद करना ये भी कोई अच्छी बात नहीं, ये भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं। लेकिन खैर ये हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है इनिशियली इनके जहन में यही था कि इनको हरासा किया जा रहा है, क्योंकि इनको टेलीफोन भी आ रहे थे ना मालूम नंबरों से कि आप मुल्क छोड़ जाएं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। FIA भी इनके खिलाफ एक मनी लॉन्ड्रिंग केस का की तहकीकात कर रही थी। इनके खिलाफ FIA के साथ साथ FBR भी तहकीकात कर रही थी। तो बैक ऑफ माइंड में मोहसिन जमील बेग साहब बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार थे, और वो ये सोच रहे थे कि अब उनको हरासा करने के लिए किसी को भेजा गया, और जो भी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, वो हमने देखा। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि अच्छी बात होती कि बेग साहब असला ना निकालते, अच्छी बात होती बेग साहब FIA एहलकार को ना मारते। लेकिन ज़ाहिर है ये सब कुछ यहाँ पे उनको ये स्पेस दी जा सकती है कि उनको नहीं पता था कि वो FIA एहलकार, अगर उनको इल्म में होता और वो अपना वो डॉक्यूमेंटेशन उनको बताते तो शायद इस तरह का रद्द-ए-अमल ना होता है। ये भी फैक्टर जी, ये उनको क्वेश्चन दिया जा सकता है, लेकिन उनका अपना बयान ये है कि उनसे पूछा गया, FIA के उस एहलकार से पूछा गया कि आप जो हैं वो कहाँ से हैं, तो उन्होंने कहा जी FIA के मैं मुलाजिम हूँ, लेकिन रेगुलर मुलाजिम नहीं हूँ। लेकिन अगर उसने तारफ़ भी करवा दिया था तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से रिएक्ट करना चाहिए। खैर ये एक अलग बात है। फिर इसके ऊपर क्या होता है कि पुलिस आती है और वो जमील बेग साहब को, मोहसिन जमील बेग साहब को ले जाती है, और उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा काट दिया जाता है। दहशतगर्दी का मुकदमा जब काट दिया गया तो FIA का अलग से मुकदमा, दहशतगर्दी का अलग से मुकदमा। फिर उनको वहाँ पे पुलिस की कस्टडी में मोहसिन जमील बेग साहब को FIA की टीम आती है, और वो आके पुलिस की कस्टडी में इनको मारती है। ये मोहसिन जमील बेग साहब ने बयान दिया, लेकिन मैं उनके बयान पे डिपेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वो ज़िम्मेदाराना बात बता रहा हूँ जो मैंने खुद सुनी है, क्योंकि FIA के बाज़ जो अफसर्स हैं उनको मैं भी जानता हूँ, वो आपस में गुफ्तगू करते हुए मैंने उनको सुना है, उन वॉइस नोट्स मैंने सुने हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमने तो बड़ी जो है ना, वो पंजाबी में कहते हैं पिंज चाड़ी है, गुस्सा उतारा है हमने, ठीक है। तो ये बड़ा गैर कानूनी इकदाम हुआ। जो लोग एतराज़ात कर रहे थे कि मोहसिन जमील बेग साहब ने असला निकाला, उससे मोहसिन बेग साहब का केस कमज़ोर हुआ था। लेकिन जब मोहसिन जमील बेग साहब को मारा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इससे हुकूमत का केस और ज़्यादा कमज़ोर हो गया। ना सिर्फ ये कि इस्लामाबाद पुलिस ने अभी 19 फरवरी को उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है, और आज उसका रिमांड दे दिया है। फिर FIA ने उनके खिलाफ कराची में मनी लॉन्ड्रिंग का एक अलग से पर्चा कर लिया। इसका मतलब ये है ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि वो जो कराची वाला मामला है वो कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया गया,
वो एक मुकदमा है जो कि किसी और के खिलाफ चल रहा है और उसमें उन पर ये इल्ज़ाम अब FIA ने आज किया कि जी 1 साल पहले आकर इन्होंने उस हवाले से कुछ सिफारिश की या दबाव डालने की कुछ की, तो उसकी ज़िम्नियों में इनको भी बतौर मुल्ज़म नामज़द कर दिया गया। तो कहने का मतलब है कि FIA का एक इजाफी मुकदमा भी इनके ऊपर आ गया, पुलिस ने इनके ऊपर 2 मुकदमे दर्ज कर लिए। ये है हुकूमत का काम। और अगले दिन 17 फरवरी को वज़ीर आज़म साहब इजलास करते हैं और वहाँ पे जो सरकारी अफसरान ये सारा काम करते हैं उसमें DG FIA भी हैं और उसमें इस्लामाबाद के IG पुलिस भी हैं, पर्टिकुलरली इस्लामाबाद के IG पुलिस। वज़ीर आज़म साहब उनको शाबाश देते हैं, तुमने बड़ा अच्छा काम किया। ये प्राइम मिनिस्टर को ज़ेब नहीं देता, ये हुकूमतों को ज़ेब नहीं देता। मोहसिन जमील बेग साहब वो एक न्यूज़ एजेंसी और अखबार के मालिक हैं, कारोबारी शख्सियत, एक आम शहरी हैं। एक आम शहरी, चाहे उसका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से हो या नहीं हो, चाहे उनका ताल्लुक मजहबी ग्रुप से हो, चाहे गैर मजहबी ग्रुप से हो, सियासी जमात से हो, कतई नज़र इस बात के हर शहरी के हकूक़ हैं। ये शहरी के हकूक़ की तर्ज पे मोहसिन जमील बेग साहब को ट्रीट नहीं किया गया, उनको निशाना बनाया गया अपने गुस्से का। और ये जुल्म और ये ज़्यादती है। मैं नहीं समझता कि मोहसिन जमील बेग साहब हों या कोई भी शख्स हो, उसके साथ जुल्म या ज़्यादती की इजाज़त होनी चाहिए, कोई भी शख्स हो। शाह जी, आप तो बात कर रहे हैं, ये मैं कि मोहसिन जमील बेग ने गलीदा फ़ारूकी के प्रोग्राम में बात की। मोहसिन जमील बेग ने कुछ सोशल मीडिया पे भी कोई एक ऐसी कोई स्टेटमेंट उनकी मेरी उस नज़र से गुजरी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं इनकी शफात करने शुरू करूँगा तो लोग रियाम खान की किताब भूल जाएंगे। उसके बाद अब ऐसी भी खबरें सुनने में आ रही हैं कि कुछ 6-7 मरतबा उसके बाद भी उनके घर में और उनके दफ्तर में छापे मारे जा चुके हैं और मुबैना तौर पे मैं कह रहा हूँ कि मुबैना तौर पे किसी USB की भी तलाश है। वो क्या मामला है, इस वाले से कोई आपके नॉलेज में आई है चीज़? देखिए राय साहब, ये जितने मुँह उतनी बातें। जो राजदान मोहसिन जमील बेग साहब हैं, क्योंकि ये बहुत करीब रहे हैं उस सारी ट्रांजिशन में जो इक़्तिदार की ट्रांजिशन हुई इमरान खान साहब के हक़ में, जो जिस तरह अपोजिशन में इमरान खान साहब रोल प्ले करते रहे, जिस तरह इक़्तिदार में आए तो इब्तिदा में क्या था, ये सारे राजों के मीन है। USB भी होगी, कोई वीडियोस भी होंगी, कोई डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, जितने मुँह उतनी बातें। लेकिन वो कहते हैं ना, कोई तो बात थी पहेलियों के दरमियाँ जिसे ना वो बता सकी सहेलियों के दरमियाँ। वो बाहमी रफ़ाक़तों के ज़वाल का अरूज था कि रास्ते बिछड़ गए हवेलियों के दरमियाँ। कोई बात तो है कि उनके घर पे बार बार छापा मारा जा रहा है, उनको स्क्रू करने की कोशिश की जा रही है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो सारा मामला है, इस सारे मामले पर 2 चीज़ें साबित होती हैं। एक तो ये कि जिस एडिशनल सेशन जज ने इनको रिलीफ दिया, उसके खिलाफ प्राइम मिनिस्टर ने और गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया, और एक मोहसिन जमील बेग साहब के ऊपर कार्रवाई हो रही है। देखिए, हुकूमत ने 2 नई लड़ाइयाँ शुरू कर दी। एक लड़ाई उन्होंने मीडिया के एक बंदे से शुरू कर दिया जो मीडिया मालिक है, कारोबारी शख्सियत है, उनका सिर्फ मीडिया ही काम नहीं और काम भी है, लेकिन वो मीडिया मालिक है, अब माने या ना माने। दूसरी उन्होंने लड़ाई अदलिया से शुरू कर दी है। काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर तो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उंगलियां उठती हैं ना, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान हुकूमत के ऊपर उंगलियां उठती हैं। लेकिन ये जो लड़ाई है इमरान खान साहब करने जा रहे हैं, ये बराह रास्त खुद अदलिया के साथ करने जा रहे हैं। तो ये जो लड़ाई है अल्टीमेटली इसमें हीरो और विलन जो है, इस बात का डिसीजन हुकूमत की पॉपुलैरिटी के ऊपर होता है। अगर हुकूमत के हाथ मजबूत हों, सारे लोग उनके साथ हों, तो फिर हुकूमत हीरो होती है। लेकिन जब आप मीडिया या अदलिया के ऊपर अटैक करते हैं तो अदलिया और मीडिया के जो लोग हैं वो अल्टीमेटली आपको रिटेलिएट करते हैं, और ये बातें अच्छी सब्र नहीं की जाती, और हो रही है। और माजी में भी आपने मीडिया के मालकान के खिलाफ, मीडिया के इंडिविजुअल्स के खिलाफ आपने कार्रवाइयाँ की हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा गलत इकदाम है। मोहसिन जमील बेग की ज़ात से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन आइन के तहत और कानून के तहत उन्हें जो हासिल हुकूक हैं उनसे इख्तिलाफ बिल्कुल। मोहसिन जमील बेग के इस वक्त जो पेशियों पे उनको लाया जा रहा है, तो जो उनका हुलिया है, जो उनको बज़ाहिर साफ दिखाई दे रहा है कि वो बिल्कुल तशद्दुद का निशाना भी बन रहे हैं, इंतकामी कार्रवाई का भी निशाना बन रहे हैं, ये वाकई एक गलत बात है। शाह जी, ये बताएं कि कुछ एक नई जो डेवलपमेंट हुई है, एक ऑर्डिनेंस भी जारी हुआ है, उसमें कल फवाद चौधरी साहब का एक स्टेटमेंट आया था कि जी एक तो इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक में तब्दीली की जा रही है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वज़रा हैं, वो इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे।
तो क्या ये उसकी जो है वो वजह आने वाले बलदियाती इंतखाब है कि हुकूमत ये चाहती है कि वो उसमें वो अपना तमाम तर जो है हुकूमती तवानाई को ओपनली इस्तेमाल कर सके? और क्योंकि माजी में हमने देखा कि ठीक है उसमें इलेक्शन कमीशन किसी जगह पे सख्त कार्रवाई कर सका, किसी जगह पे नहीं कर सका, लेकिन बाहर नोटिस वगैरह जाते रहे। और उसके साथ ही दूसरा ये कि जी ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत लाया जाए ये जो सोशल मीडिया के ऊपर बकौल हुकूमत के किसी की पगड़ी उछालना, जबकि हद तक इज़्ज़त का कानून तो पहले से मौजूद है। तो ये दो जो कवानीन हैं, क्या ये जो मैंने बात की आप भी इससे मुतफिक हैं और इसके मज़ीद क्या तफसीलात हैं? राय साहब, दो ऑर्डिनेंसेस जारी हुए हैं, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से और दूसरा ऑर्डिनेंस जारी हुआ है पीका कानून में तरमीम का जो ऑर्डिनेंस है। पीका जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेशन एक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, उसमें तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। इसमें तीन चीज़ें, ये सबसे अहम लॉ है, सबसे अहम लॉ है क्योंकि ये पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से ये लॉ है और इसका जो इतलाक़ है बड़ा वाइड स्प्रेड होगा। आईटी मिनिस्ट्री ने ये लॉ प्रपोज किया था जिस पे सदर ममलकत ने साइन किया और ज़ाहिर है पीका पर जो अमल दरामद है वो जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसे FIA कहते हैं वो करती है। अब तरमीम क्या की गई है? पहले तो ये है कि पीका जो लॉ है, एक्ट जो है, ये 2016 में मुस्लिम लीग नून की दौरे हुकूमत में ये लॉ बनाया गया था और ये लॉ बड़ा मुतनाज़ था। इसकी जो सेक्शन 20 है, सेक्शन 21 है, सेक्शन 37 है, सेक्शन 23 है, ये बड़ी ही मुतनाज़ा सेक्शंस हैं। ये सेक्शंस क्या कहती हैं? ये सेक्शंस ये कहती हैं कि अगर कोई किसी पे कोई तनकीद करेगा और अगर कोई बंदा ये समझे कि ये तौहीन है तो वो उसको उसके खिलाफ FIA मुकदमा दर्ज कर सकेगी। लेकिन ये काबिल दस्त अंदाजी जुर्म नहीं था, यानी कि पुलिस या FIA उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। FIA एक कलंदरा बनाती थी और वो जाके अदालत में जमा करार दिया जाता था, फिर मामला आगे बढ़ता था। फिर अदालत अगर उसको एंटरटेन करती या अदालत में फ्री कैन के जो वकला हैं वो अगर बीच में दलाइल देते तो फिर उसके ऊपर आगे कार्रवाई होती और फिर वो बंदा पकड़ा जाता या ना पकड़ा जाता। अब नया लॉ क्या कहता है? नया लॉ ये कहता है कि ये जो सेक्शन 20 है या 21, 23 या बाद में 37 भी किसी हद तक, ऑनलाइन आप जो तनकीद कर सकते हैं उस पे आपके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज होता है तो आपको FIA गिरफ्तार कर सकती है, एक बात। दूसरी बात जो पहले नहीं थी वो ये थी कि कोई भी शख्स, मिसाल के तौर पे मुझे अगर तनकीद का निशाना बनाया जाता है तो मैं अगर FIA में कंप्लेंट नहीं करता तो राय साहब मैं अगर आपको नॉमिनेट कर देता हूँ या कोई और बंदा जिस पे मैं इतराज़ नहीं करता वो जाता है और FIA को दरख्वास्त देता है तो वो मुकदमा दायर हो जाता है। इसकी एक बैकग्राउंड है और बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड इसकी ये है कि पीका के इसी लॉ के तहत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो अहलियाँ हैं बुशरा बेगम, उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी FIA को। उस दरख्वास्त का जो मंतकी अंजाम नहीं हो सका था क्योंकि वो कलंदरा बनाया गया और फिर वो बात बीच में रह गई। तो ये शायद मैं ये कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब ख़ुद भी इस लॉ से उनको ज़ाती तौर पे भी फ़ायदा होगा, उनकी अहलिया को भी फ़ायदा होगा और जितने भी ताकतवर लोग हैं वो जो कि अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाना चाहते, जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाना चाहते, उन सबको फ़ायदा होगा। तो ये बड़ा गलत है। सबसे पहली बात यह है कि इस लॉ को अगर आपने लाना था तो आप पार्लियामेंट में लेके आते। 14 फरवरी को ये वैलेंटाइंस डे के ऊपर पार्लियामेंट का कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना था, डिले हो गया। पता ये चला कि इन्होंने ऑर्डिनेंस लाने हैं। तो ऑर्डिनेंस क्या निकला? ये पीका, यानी कि आज़ादी इजहार के ऊपर पाबंदी। फिर एक और इसमें जो नई तरमीम है वो ये है कि आप की जो सज़ा है वो एक तो काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म हो गया, सज़ा है 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी कि अगर फ़ौज पे, अदलिया पे या किसी इंडिविजुअल पे आप तौहीन करते हैं तो आपको एक तो गिरफ़्तार कर लेंगे। दूसरा ये है कि कंप्लेन करने के लिए कोई भी शख्स उनके बिहाफ पे आ सकता है। तीसरे ये कि आपकी सज़ा 2 से 5 साल हो जाएगी। पहली बात यह है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट मौजूद है। पार्लियामेंट को इस बात का इख्तियार है कि वो शहरियों के हवाले से कानून साजी करे और कानून साजी उस वक्त पार्लियामेंट में होती है जब पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा डिबेट होती है, ईवान के अंदर भी डिबेट होती है, फिर स्टैंडिंग कमेटी में मुजवज़ा कानून जाता है, वहाँ पे डिबेट होती है, फिर वहाँ से पास होकर दोबारा ईवान के अंदर आता है, कौमी असम्बली में आता है, वो उसे डिबेट के बाद पास या
रिजेक्ट करते हैं और फिर ईवान बाला में चला जाता है, सेनेट में चला जाता है, वहाँ पे भी यही प्रोसेस दोहराया जाता है। यानी कि ईवान के अंदर डिबेट, फिर कमेटी के अंदर, फिर कमेटी पास करती है और फिर दोबारा ईवान में, तो ये दोनों ईवान पास करते हैं और फिर ये सदर के पास साइन होने के लिए जाता है। इतना लंबा और टीडियस रास्ता इसलिए रखा गया है। विजडम उसमें ये थी कि कोई शहरियों से मुतल्लिक जो कानून साजी है वो गलत ना हो सके। तो मकसद उसका ये था कि कोई काम गलत ना हो, लेकिन यहाँ पर ये सारा काम गलत कर दिया गया है। ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट लाइए, गो कि हुकूमत के पास उस बात का इख्तियार है ऑर्डिनेंस लाना, लेकिन ये ऑर्डिनेंस ना लाया जाता तो अच्छा था। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तौहीन हो रही है और उन इदारों और उन शख्सियात की भी तौहीन है ये बात जिनके लिए ये कानून लाया गया है। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान के शहरी बाज़ इदारों के ऊपर और बाज़ शख्सियात पर एतराज़ क्यों करते हैं, सवाल ये कि उन्हें एतराज़ करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। अगर अदलिया पे या फ़ौज पे कोई तनकीद होती है, ये भी हमारे ही इदारे हैं, हम इसी मुल्क के शहरी हैं, हमारे साथी जो उन पर तनकीद करते हैं वो भी इसी मुल्क के शहरी हैं। सवाल ये नहीं कि वो तनकीद कर रहे हैं, सवाल ये कि वो तनकीद क्यों कर रहे हैं। इसलिए तनकीद कर रहे हैं कि जब आप आइन की बालादस्ती नहीं करेंगे, जब आप कानून पर अमल दरामद नहीं करेंगे और जब आप अपने काम से काम नहीं रखेंगे तो लोग आप पर तनकीद करेंगे। जहाँ बाज़ शख्सियात को इस कानून में बालातर दर्जा करार दे दिया गया है कि वो खुद नहीं आ सकती, वो कोई और आके भी उनको कर सकता है, उनकी जगह पे बिहाफ कर सकता है। तो ये जो दूसरा है कानून, ये जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इस हवाले से क्या इलेक्शन कमीशन का जो कानून है उसकी मैं मोटी बात आपको ये बता दूं कि जो अरकाने पार्लियामेंट के ऊपर और वफाकी वज़रा पर या सूबाई वज़रा पर पाबंदी है कि किसी ज़िमनी इलेक्शन के दौरान किसी इलाके में जहाँ पे वो इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर जाके कैंपेन नहीं कर सकते, तो वो उस पाबंदी पे नज़रसानी की गई। और अगेन ये भी ऑर्डिनेंस है और ये अगर ऑर्डिनेंसेस ना आते तो ज़्यादा अच्छा था। हुकूमत खुले दिल का मुजाहरा करती, लोगों को रिप्रेजेंट करती है ये हुकूमत, ये अच्छी है बुरी है जैसी भी हुकूमत है, लोगों ये जो कानून था कि भाई पार्लियामेंटेरियन या हुकूमत वक्त के लोग या सरकारी अहदेदार जो हैं वो नहीं जाके कैंपेन कर सकते, इसका बुनियादी मकसद तो यही था ना कि इंतखाब की शफाफियत को यकीनी बनाया जाए और उसके ऊपर कोई असरअंदाज ना हो। तो इसमें अगरचे कि कोई शक नहीं है हुकूमत का इख्तियार है, वो ऑर्डिनेंस ला सकती है, लेकिन ये ऑर्डिनेंस लाने से उस शफाफियत को तो बहरहाल ज़िक पहुंची है या ज़द पड़ी है। आपका क्या ख्याल है? इसमें कोई शक नहीं है राय साहब जो आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है और इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि जो शफाफियत है इलेक्शन कमीशन कानून की उसके ऊपर भी ज़्यादा पड़ी है और आइन का आर्टिकल 19 जिसके तहत आज़ादी इजहार की राय, आज़ादी इजहार राय था, उसके ऊपर भी जो जक पहुंची। और आइन का जो आर्टिकल 19 है वो भी कोई आइडियल आइन नहीं है या आइडियल आर्टिकल नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि वो आइन पाकिस्तान का हिस्सा है और उसे पार्लियामेंट ने मंजूर किया है, उस हद तक तो उसके ऊपर अमल दरामद ज़रूर करें ना जिस हद तक वो आइन में लिखा हुआ है। लेकिन आप पार्लियामेंट को बाईपास करें, सारे प्रोसेस को बाईपास करें, ऑर्डिनेंस ले आएँ, हालांकि पार्लियामेंट इन प्लेस है, तो ये पार्लियामेंट की भी तौहीन है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। नाज़रीन, आपने इन दोनों चीज़ों के हवाले से राय सुनी। जहाँ तक मोहसिन जमील बेग साहब के ख़िलाफ़ केस का तल्लुक़ है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ये मामला जब ख़त्म भी हो जाएगा तब भी वो उनके ऊपर सवालात मौजूद रहेंगे और वो इसका मनफी पहलू उजागर करते रहेंगे। पहली बात ये कि ये FIR जो FIA ने दर्ज की वो लाहौर में दर्ज की, जबकि मुद्दई जो है वो भी यहाँ पे मौजूद था इस्लामाबाद में, जो मुलज़म है वो भी यहाँ पे मौजूद था इस्लामाबाद में। तो जो जुरिस्डिक्शन है, जो हदूद है, वो भी एक मतनाज़ा है कि इनको हुकूमत को इस मुकदमे के लिए या मुराद सईद साहब को लाहौर FIA से क्यों रुजू करना पड़ा, इस्लामाबाद जोन में उन्होंने रुजू क्यों नहीं किया। दूसरा, मोहसिन जमील बेग का जो ज़ेर हिरासत जो भी उनके साथ मामलात किए जा रहे हैं, इसके ऊपर भी हमेशा उंगलियां उठती रहेंगी और ये हुकूमत के लिए जो है वो हुकूमत से मुराद मेरी मौजूदा हुकूमत है, इमरान खान साहब और उनकी पार्टी, उसके ऊपर उंगलियां उठती रहेंगी। फिर ये जो दोनों जो नए ऑर्डिनेंस आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है एजाज सैयद और मैं इस दोनों पे, हम दोनों इस बात पे मुतफिक है कि ये हुकूमत का इख्तियार है कि वो ऐसी चीज़ें लेकर आए, ऑर्डिनेंस ला सकती है। लेकिन ये दोनों ऑर्डिनेंस भी जो वो हुकूमत की तर्ज अमल और उसके जो है शफाफ या गैर शफाफ और वही के ऊपर सवालात उठाते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और एजाज सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।